नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को राजस्थान के जोधपुर में एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। उन्होंने जोधपुर में संशोधित उड़ान योजना भी लॉन्च की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पचपदरा में रिफाइनरी के अत्याधुनिक कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया और कच्चे तेल को रिफाइन करने की प्रक्रिया को समझने के लिए इंजीनियरों और तकनीकी विशेषज्ञों से बातचीत भी की। राजस्थान में 1.6 लाख करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर में एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। उन्होंने जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचने के बाद नए टर्मिनल का निरीक्षण भी किया। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नए टर्मिनल के बारे में उन्हें जानकारी दी। इसके बाद प्रधानमंत्री ने टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। साथ ही देश भर में क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी का विस्तार करने के उद्देश्य से संशोधित उड़ान योजना भी उन्होंने लॉन्च की। इसके बाद पीएम मोदी बालोतरा पहुंचे, जहां उन्होंने पचपदरा ग्रीनफील्ड रिफाइनरी का लोकार्पण किया। उन्होंने रिफाइनरी के अत्याधुनिक कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया और कच्चे तेल को रिफाइन करने की प्रक्रिया को समझने के लिए इंजीनियरों और तकनीकी विशेषज्ञों से बातचीत की। रिफाइनरी के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मिडिल ईस्ट जंग का जिक्र किया और कहा कि बड़े बड़े देश आज ईंधन की किल्लत से जूझ रहे हैं, लेकिन 21वीं सदी के सबसे बड़े ऊर्जा संकट पर 21वीं सदी के नए भारत की इच्छा शक्ति और भारत के प्रयास भारी पड़े हैं। साथियों, आज राजस्थान की इस धरती से मैं देश के एक और सामर्थ्य की चर्चा करूंगा। आप भी देख रहे हैं, पश्चिमी एशिया में युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा है। हर देश त्रस्त है। इस युद्ध ने 21वीं सदी के सबसे बड़े ऊर्जा संकट को जन्म दिया। बड़े बड़े देश आज ईंधन की किल्लत से जूझ रहे हैं, लेकिन साथियों, 21वीं सदी के सबसे बड़े ऊर्जा संकट पर 21वीं सदी के नए भारत की इच्छा शक्ति और भारत के प्रयास इस संकटों पर भारी पड़े हैं। पीएम मोदी ने बताया कि युद्ध जैसी स्थिति में भारत ने खुद को कैसे उबारा। उन्होंने कहा कि भारत ने सही फैसले लिए, सही रणनीति बनाई और अपनी कूटनीतिक ताकत का सकारात्मक इस्तेमाल किया और इसी वजह से भारत इस संकट से उबरने में सफल रहा। भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है। अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने विपक्ष पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक तौर पर कुछ ताकतें अफवाह और आशंका फैलाने में व्यस्त थीं। तब किस स्तर पर दिन रात काम हो रहा था, किस तरह स्थिति को संभाला जा रहा था, इसका किसी को अंदाजा नहीं था। साथियों, जब सार्वजनिक तौर पर कुछ ताकतें अफवाह और आशंका फैलाने में व्यस्त थी, तब किस स्केल पर दिन रात काम हो रहा था, किस तरह स्थिति को संभाला जा रहा था, वो मेहनत
वो प्रयास, वो धैर्य नीतिगत स्तर पर, कूटनैतिक स्तर पर उठाए गए एक एक संवेदनशील कदम कभी न कभी इतिहास लिखेगा। ये सब अभूतपूर्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के इस कार्यक्रम में लगभग 54,000 युवाओं को सरकारी नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र भी दिए और उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी। साथियों, आज राजस्थान के करीब 54,000 युवाओं को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र भी मिला है। मैं नियुक्ति पत्र पाने वाले सभी युवाओं के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और उनका युवा मन राजस्थान के उज्जवल भविष्य को और मजबूती देगा। मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं। पीएम मोदी ने जयपुर को सौगात देते हुए जयपुर मेट्रो फेज 2 परियोजना का भी शिलान्यास किया। इसके अलावा उन्होंने चूरू की रेल दोहरीकरण परियोजनाओं, जोधपुर रिंग रोड, बीकानेर की सौर ऊर्जा परियोजनाओं और बिजली ट्रांसमिशन परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले तीखी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और सुभा सपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चल ही रहा था कि इस बयानबाजी में अब शिवपाल यादव भी कूद पड़े। शिवपाल यादव के ... वाले बयान पर यूपी सरकार में मंत्री और सुभा सपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने तीखा पलटवार किया है। देखिए ये रिपोर्ट। हम बहुत कुछ नहीं कह रहे हैं, इनके मुंह में ... उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले सियासी वार पलटवार यानी ... तक पहुंच गया है। सपा और अखिलेश पर हमेशा गर्म रहने वाले ओम प्रकाश राजभर जब शिवपाल पर बरसे तो यही शब्द मुंह से निकले। अब शिवपाल के ... ने सूबे के सियासी माहौल को गरमा दिया है। वहीं ओपी राजभर भी अखिलेश और शिवपाल पर भड़क गए हैं। कह रहे हैं कि शिवपाल की उम्र हो गई है, ऐसे में गाली गलौज करना ठीक बात नहीं है। राजभर ने अखिलेश को भी घेरते हुए एक्स पर लिखा, अखिलेश यादव आपके चचा श्री शिवपाल यादव आपके ही शब्द बोल रहे हैं। ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि शिवपाल को अंदाजा भी नहीं है कि कब आपने उन्हें यादव नीति की गलत घुट्टी पिला दी। बेचारे हैं वो वृद्ध हो चुके हैं ना। खैर, आपकी वाईपी यानी यादववादी पार्टी के कार्यकर्ता हम बहुजन मतलब पाल, प्रजापति, बिंद केवट, मल्हा, राजभर, निषाद, मांझी, दर्जी, तेली, लोनिया, फकीर और बंजारा के मुंह में पीढ़ियों से ... ही तो करते आए हैं। गांवों में आज भी हम लोगों की मां बहन, बेटी बहू और भाई के साथ पीडीए यानी पीट देगा अहीर और हमारे मुंह में आपके स्वजातीय द्वारा आपके चचा का ... ही तो होता आ रहा है। अखिलेश जितना मन हो हम बहुजनों को गाली दिलवा लीजिए, हमको पिटवा लीजिए, पर हम हार नहीं मानेंगे। आज भी अवध और पूर्वांचल में आपके स्वजातीय हमें यही तो बोलते हैं कि ये तो भर हैं, गडरिये हैं, कोयरी हैं, लोनिया हैं, मारे सारन का। हम गाली और लाठी खा लेंगे लेकिन अपना हिसाब जरूर करेंगे। एक बात लिखकर रख लीजिए अखिलेश जी, चाहे मेरठ में दलित पिछड़ों के अपमान की बात हो या पूर्व मंत्री प्रभुदयाल वाल्मीकि जी और अति पिछड़ी जाति से आने वाले आपके पार्टी के जिलाध्यक्ष के हक की बात हो, दलित पिछड़ों के लिए हमेशा आवाज उठाऊंगा। इसके लिए ओम प्रकाश राजभर को अगर गालियां मिलती हैं तो राजभर गाली खाएगा लेकिन आवाज उठाना बंद नहीं करेगा। अखिलेश जी हो सके तो अपने चचा को भजन सिखा दीजिए, उम्र हो गई है, गाली गलौज ठीक बात नहीं है। यूपी में चुनावी युद्ध से पहले शिवपाल के बयान ने आग में घी डालने का काम किया है। इस वक्त ये बयान अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ा सकता है।
ओपी राजभर भी शिवपाल के साथ साथ अखिलेश यादव को भी लपेटे में ले रहे हैं। अब उनके लिए हम क्या कहें, बताओ। अभी जब इधर थे समाजवादी पार्टी की तरफ, तब क्या भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री से लेकर क्या क्या बोल रहे थे, क्या क्या बोल रहे थे। और हम बहुत कुछ नहीं कह रहे हैं, इनके मुंह में ... वोट तो सबका चाहिए। शिवपाल चाचा को सिखाए हैं कि तुच्छ लोग हैं। राम गोपाल जी को सिखाया है कि ये नीच लोग हैं। यही सिखाते हैं अखिलेश जी सबको। मौजूदा वक्त में योगी के सहयोगी पूर्व में अखिलेश के साथी भी रह चुके हैं, लेकिन अब तस्वीर बदल गई है। राजभर ने ही सबसे पहले दावा किया था कि सपा में टूट होगी। इसके बाद राजभर पूरी सपा ब्रिगेड के निशाने पर आ गए। अब देखना होगा कि शिवपाल के ... चुनाव में किसके लिए फायदा और किसके लिए घाटे का सौदा साबित होते हैं। और आपको हम बता दें कि ममता बनर्जी जब से सत्ता से बाहर हुई हैं, उसके बाद लगातार उनकी परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। उनकी करीबी उनका साथ छोड़कर चले जा रहे हैं और एक और उनकी बेहद करीबी, जिन्हें दाहिना हाथ के तौर पर माना जाता था, उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी। कौन है वो, क्या वजह रही उनके पार्टी छोड़ने की, आपको पूरी खबर बताएंगे। एक ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है और अब बात पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में जब से ममता बनर्जी सत्ता से बाहर हुई हैं, तब से एक एक करके उनके बेहद करीबी माने जाने वाले नेता टीएमसी छोड़ रहे हैं। पार्टी पहले ही दो फाड़ हो चुकी है और अब ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका लगा है। उनका राइट हैंड मानी जाने वाली चंद्रिमा भट्टाचार्य ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। ऋतव्रत बनर्जी गुट के बगावत करने के बाद ममता बनर्जी ने चंद्रिमा को टीएमसी का पश्चिम बंगाल प्रदेश अध्यक्ष बनाया था और वो उनके भरोसेमंद सहयोगियों में गिनी जाती थीं, जो अब ममता बनर्जी का साथ छोड़ चुकी हैं। देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में जब से ममता बनर्जी की कुर्सी गई है, वो अकेली पड़ती जा रही हैं। एक एक करके उनके बेहद करीबी माने जाने वाले नेता टीएमसी छोड़ते जा रहे हैं। पार्टी पहले ही दो फाड़ हो चुकी है। अब ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका लगा है। उनका राइट हैंड मानी जाने वाली चंद्रिमा भट्टाचार्य ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। ऋतव्रत बनर्जी गुट के बगावत करने के बाद ममता बनर्जी ने चंद्रिमा को टीएमसी का पश्चिम बंगाल प्रदेश अध्यक्ष बनाया था और वो उनके भरोसेमंद सहयोगियों में गिनी जाती थी। इस्तीफा देने के बाद चंद्रिमा ने टीएमसी के ऋतव्रत बनर्जी गुट के विधायकों और नेताओं से मुलाकात की। चंद्रिमा जी काफी सीनियर लीडर हैं। चंद्रिमा जी कुछ निर्णय अगर लिए हैं तो उनके पीछे रीजन तो हो गए। अब रीजन क्या है ये चंद्रिमा जी बता पाएगी, बट सॉलिड रीजन क्या। चंद्रिमा जी को मैं जानता हूँ, मतलब कि काफी सीनियर लीडर है और काफी टेम्परामेंट भी काफी कूल है। अगर निर्णय लिया है तो कुछ रीजन तो होगा ही सर। टीएमसी के बागी ऋतव्रत बनर्जी गुट ने पार्टी मुख्यालय पर भी कब्जा कर लिया था, जिसको लेकर विधायक प्रसून बनर्जी ने कहा कि हमने कोई बवाल या झगड़ा नहीं किया था, हम कुछ देर बैठकर फिर वहां से चले आए। कोई बवाल नहीं हुआ है भैया। हम लोग तृणमूल कांग्रेस का मेंबर है, हम लोग वहां पे गए थे, लेजिस्लेटर है, लीडर है, हम लोग गए थे वहां पे, कुछ देर बैठे और चले आए। इसमें कोई बवाल नहीं है, किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ है। वहाँ कोई कुछ भी कर सकता है, फाइनली एडमिनिस्ट्रेशन है, ये है, वो देखेगा ये सब। हम क्या बताएं। अपने इस्तीफे को लेकर चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा कि हम पर ममता बनर्जी का जो विश्वास था उसमें कमी आई और जहां विश्वास न हो वहां काम नहीं हो सकता, इसलिए मैंने अपने पद से इस्तीफा दिया। हम पे जो कॉन्फिडेंस, जो रिलायंस माननीय ममता जी की थी, वो हमें लगा कि उसमें कोई कमी हुई है, वो क्वेश्चन मार्क में रखा गया है। तो इसलिए जहाँ पर विश्वास नहीं है, जहाँ पर कॉन्फिडेंस नहीं है, वहाँ पर अगर काम करना है तो वो काम ठीक से नहीं हो पाता। इसलिए हमने ये रेजिग्नेशन दिया। हमारा क्या लॉयल्टी के सवाल उठाने वाले
हम कुणाल जी को सम्मान करते हैं, लेकिन वो उठाने वाले कौन है, वो कैसे देखे हैं हमको। ममता जी जानती है कि हमारी लॉयल्टी है या नहीं, लेकिन कल ये घटना जो हुई है उसके बाद जो हमको ममता जी ने बोले कि हम सबके वो जो 7-8 MLA गए थे उनके हाथ में हम भवन को उठा दिए हैं, तो ये हमको बुरा लगा, इसलिए मैंने पदत्याग की। तो इसमें हमको मालूम नहीं है कुणाल जी को कैसा लगा। हम रिबेल है ना क्या है, ये क्वेश्चन में हम नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ये कुछ बात तो है सब जुडिस हाई कोर्ट में और कुछ बात है ECI के सामने। मैं उसी के अंदर अभी नहीं जाना चाहती। चंद्रिमा भट्टाचार्य लंबे वक्त से टीएमसी का मजबूत चेहरा रही हैं। सरकार से संगठन तक उनकी पकड़ काफी मजबूत मानी जाती है, लिहाजा उनके इस इस्तीफे ने बंगाल के सियासी पारे को अचानक बढ़ा दिया है। अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर निर्माण के बाद से ही दान और चंदे को लेकर समय समय पर सियासत गर्माती रही है, लेकिन इस बार मध्य प्रदेश की राजनीति से एक ऐसा बयान सामने आया है जिसने देश भर के राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने श्री राम मंदिर ट्रस्ट पर गंभीर आरोप लगाते हुए सीधा ऐलान कर दिया है कि मेरा चंदा वापस करो। दिग्विजय सिंह का कहना है कि उन्होंने राम मंदिर निर्माण के लिए भक्तिभाव के साथ 1,11,000 रुपए का दान दिया था, लेकिन अब वो अपना चंदा वापस मांग रहे हैं। अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर निर्माण के बाद से ही दान और चंदे को लेकर समय समय पर सियासत गर्माती रही है, लेकिन इस बार मध्य प्रदेश से एक ऐसा बयान सामने आया है जिसने देश भर के राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने राम मंदिर ट्रस्ट पर गंभीर आरोप लगाते हुए अपना चंदा वापस मांगा है। दिग्विजय सिंह का कहना है कि उन्होंने राम मंदिर निर्माण के लिए पूरे भक्ति भाव से 1,11,000 रुपए का दान किया था, लेकिन अब वो अपना चंदा वापस मांग रहे हैं। बता दें कि ये पूरा विवाद कब शुरू हुआ, जब मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने एक जनसभा या प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राम मंदिर ट्रस्ट की कार्यप्रणाली और कथित घोटालों पर सवाल उठाए। दिग्विजय सिंह ने कहा कि यह हमारी आस्था, भगवान राम के प्रति हमारी भक्ति पर एक गंभीर आघात है, इसलिए मैंने अयोध्या में मुकदमा दायर करने का फैसला किया है, जिसमें कहा गया है कि मेरे द्वारा दिए गए दान का गबन किया गया। उन्होंने मुझे लूटा है और इसीलिए इसे मुझे वापस किया जाना चाहिए ताकि मैं इसे रामलला ट्रस्ट में जमा कर सकूं। चूंकि उस समय के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने 1,00,000 रुपए दान दिए थे, इसलिए मुझे लगा कि मुझे भी अधिक राशि दान करनी चाहिए। मैंने 1,11,000 रुपए दान किए और नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि वे सुनिश्चित करें कि दान ट्रस्ट में जमा हो जाए। हमने खुद दान जमा किया और रसीद प्राप्त की। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के इस चंदा वापसी वाले बयान ने सियासत को पूरी तरह से गरमा दिया है। बीजेपी और राम मंदिर ट्रस्ट ने इस बयान पर बेहद तीखी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि जो लोग कभी राम मंदिर के अस्तित्व पर सवाल उठाते थे और रामलला को काल्पनिक बताते थे, आज वे केवल हेडलाइन में बने रहने के लिए भगवान के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। देखिए दिग्विजय सिंह जी, पहली बात तो यह है कि चंदा नहीं होता है, दान होता है किसी धार्मिक स्थल के लिए, और दान देने के बाद में जो अच्छे लोग होते हैं वो भूल जाते हैं। लेकिन ये मोदी सरकार है जो विरासत भी है साथ में और विकास भी साथ में है। तो विकास के साथ विरासत, जिस तरह से कॉरिडोर बन रहे हैं, जिस तरह से हमारे धार्मिक ऐसे स्थल हैं उनका जो है एक तरह से उद्धार हो रहा है लगातार। यहाँ से लेकर देखेंगे पूरे देश के अंदर मैं जाता हूँ तो आज निश्चित मैं कह सकता हूँ कि सारे मंदिरों का जिस तरह से निर्माण हो रहा है और धार्मिक आस्था अगर जो जिस प्रकार की टिप्पणी करते हैं वो सही से रखेंगे तो ठीक। तो सबसे पहला कि दिग्विजय बाबू ने जो अपराध किया है उसके कारण उनका जो है सीट सिमटते सिमटते अब नेता प्रतिपक्ष के लायक भी हमको लगता है भविष्य में नहीं रहेंगे। तो वो अपने पहले भविष्य को देखें दिग्विजय बाबू कि कहां से कहां चले गए। राम के विरोधियों का जो हालात है आज देश के अंदर, जनता ने उस पर विश्वास कर रही है और उनका जनाधार जो है सिमटते सिमटते वो अपने अस्तित्व बचाने के कगार पर आए हैं। इस पूरे विवाद के बीच अब कानूनी और धार्मिक सवाल भी खड़े होने लगे हैं। क्या धार्मिक संस्थाओं
या ट्रस्ट को दिया गया दान कानूनी रूप से वापस मांगा जा सकता है। वैसे तो एक बार जब कोई राशि स्वेच्छा से किसी रजिस्टर्ड चैरिटेबल ट्रस्ट को दान कर दी जाती है और उसकी रसीद कट जाती है, तो उसे कानूनी तौर पर वापस पाना लगभग असंभव होता है। ऐसे में पूर्व सीएम का ये बयान कानूनी से ज्यादा राजनीतिक दांव माना जा रहा है, जिसका मकसद चुनाव या राजनीतिक माहौल में अपनी बात को आक्रामक तरीके से रखना है। राम मंदिर का मुद्दा भारत की राजनीति में हमेशा से सबसे संवेदनशील रहा है। और अब बात फुटबॉल के महाकुंभ की। फीफा वर्ल्ड कप 2026 अब लगातार रोमांचक होता जा रहा है। एक तरफ जहां राउंड ऑफ 32 में एक से बढ़कर एक रोमांचक मुकाबले हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ गोल्डन बूट की जंग भी रोमांचक होती जा रही है। अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी और फ्रांस के कप्तान किलियन एम्बाप्पे लगातार गोल्डन बूट के लिए एक दूसरे से मुकाबला कर रहे हैं। कभी एम्बाप्पे मेसी की बराबरी पर आ जाते हैं, तो कभी मेसी एम्बाप्पे को पीछे छोड़ देते हैं। इसके साथ ही नॉर्वे के एर्लिंग हॉलैंड, फ्रांस के ही उस्मान डेम्बेले, ब्राजील के विनीसियस जूनियर और इंग्लैंड के हैरी केन भी गोल्डन बूट की रेस में शामिल हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में सिर्फ नॉकआउट मुकाबले ही रोमांच नहीं बढ़ा रहे, बल्कि गोल्डन बूट की रेस भी हर मैच के साथ और दिलचस्प होती जा रही है। दुनिया के कई दिग्गज स्ट्राइकर सबसे ज्यादा गोल करने की होड़ में हैं। सबसे ज्यादा चर्चा अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी और फ्रांस के कप्तान किलियन एम्बाप्पे की है, जिनके बीच गोल्डन बूट की जंग लगातार रोमांचक होती जा रही है। हर गोल के साथ गोल्डन बूट की रैंकिंग बदल रही है और इस रेस में अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी और फ्रांस के कप्तान किलियन एम्बाप्पे सबसे आगे नजर आ रहे हैं। दोनों सुपरस्टार लगातार अपनी टीमों के लिए गोल कर रहे हैं और एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। कभी एम्बाप्पे गोल कर मेसी की बराबरी कर लेते हैं, तो कभी मेसी अगले ही मैच में गोल दाग कर फिर से बढ़त हासिल कर लेते हैं। अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी ने जहां 4 मैचों में 7 गोल किए हैं, वहीं फ्रांस के कप्तान किलियन एम्बाप्पे ने 4 मैचों में 6 गोल और 2 असिस्ट किया है। हालांकि गोल्डन बूट का मुकाबला सिर्फ मेसी और एम्बाप्पे तक सीमित नहीं है। नॉर्वे के स्टार स्ट्राइकर एर्लिंग हॉलैंड भी इस दौड़ में मजबूती से बने हुए हैं। एर्लिंग हॉलैंड ने 4 मैचों में 5 गोल किए हैं। वहीं इंग्लैंड के कप्तान हैरी केन ने भी 4 मैचों में 5 गोल किए हैं। फ्रांस के उस्मान डेम्बेले ने 4 गोल और 2 असिस्ट किया है। इसके साथ ही ब्राजील के विनीसियस जूनियर ने भी 4 गोल और 1 असिस्ट किया है। फीफा विश्व कप 2026 के नॉकआउट चरण में हर गोल की अहमियत कई गुना बढ़ जाती है। अब हर मैच करो या मरो का मुकाबला है और ऐसे में खिलाड़ियों के पास गोल्डन बूट की रेस में आगे निकलने का सुनहरा मौका है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।